देखिए, बुलेटिन की शुरुआत आस्था के उस केंद्र से जिसकी लौ अबू धाबी में जली है, जिसकी भव्यता और दिव्यता की चर्चा भारत से लेकर खाड़ी देशों तक हो रही है। अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर के बाद अब अबू धाबी में विशाल मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है और इस मंदिर का नाम BAPS यानी कि बोचासनवा श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था हिंदू मंदिर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंदुओं की आस्था के इस केंद्र का उद्घाटन करने जा रहे हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी UAE के 2 दिन के दौरे पर रवाना होने जा रहे हैं और कल यानी कि 14 फरवरी को बसंत पंचमी के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी इस मंदिर का उद्घाटन करेंगे और इसके साथ ही भारत और UAE के बीच पहले से ही प्रगाढ़ रिश्ते की एक नई शुरुआत होगी। ये मंदिर मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा मंदिर है। इसकी विशालता का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि एक मंदिर करीब 27 एकड़ जमीन पर ये बना है और इसे बनाने में करीब 700 करोड़ का खर्च हुआ है। यहाँ बिल्कुल देखिए, गुंजन के BAPS मंदिर की जो नींव है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2018 में ही रख दी थी और अब जो है करीब करीब पकड़ लीजिए 6 साल बाद प्रधानमंत्री मोदी जो है कल इस मंदिर का उद्घाटन करने जा रहे हैं। मैं इसमें तमाम जो व्यवस्थाएं, तमाम जो तैयारियां वो कर ली गई हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश में एक और इतिहास रचने जा रहे हैं। दरअसल अब से कुछ ही घंटों बाद वो UAE और कतर दौरे पर रवाना हो जाएंगे। UAE की अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री वहां एहलान मोदी कार्यक्रम में प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। साथ ही साथ भव्य मंदिर का भी उद्घाटन होगा। देखिए, आई लव मोदी, एहलान मोदी और न जाने ऐसी ही कितनी खूबसूरत लाइनें। अबू धाबी में लगे ये बैनर प्रधानमंत्री मोदी के प्रति दीवानगी को जाहिर कर रहे हैं। UAE में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए भारतीय मूल के लोग बेकरार हैं। अबू धाबी में सबसे बड़ा हिंदू मंदिर हो या फिर जायद स्पोर्ट्स सिटी स्टेडियम, हर जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने को लेकर काफी तैयारियां चल रही हैं। बताया जा रहा है कि वहां प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के लिए हजारों लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है, लेकिन 2 दिनों से ही हो रही बारिश को देखते हुए लोगों की भागीदारी 80,000 से घटकर 35,000 कर दी गई है। जैसा आप जानते हैं कि जब भी नरेंद्र मोदी जी का नाम आता है तो हजारों लाखों कार्यकर्ता वैसे ही आ जाते हैं। ऐसे ही कल यदि आप आते यहाँ पे तो मॉक ड्रिल था जिसमें करीब 2,500 कार्यकर्ता यहाँ आए थे। उन लोगों को समझाया जा रहा था पड़ते पानी में हर एमिरेट से, कोई फुजेरा से आया था, कोई रासल केमा से, कोई उमल क्वीन से, कोई अजमान से, कोई दुबई से, कोई शारजा से, 7 एमिरेट से जो है कार्यकर्ता आए थे। ये प्यार है नरेंद्र जी मोदी के प्रति। मैं समझता हूँ कि 13 फरवरी के बाद जब भी नरेंद्र जी मोदी के इवेंट की बात होगी तो अहलेन मोदी सबसे बड़े नंबर पे याद आएगा, जिसकी व्यवस्था, जिसका एंथुजियाज्म सबसे ज़्यादा होगा। और मुझे लगता है कि 13 फरवरी के बाद पूरी दुनिया इस बात को जानेगी कि जो UAE में रहने वाले भारतीय हैं उनको सबसे ज़्यादा प्यार नरेंद्र मोदी जी से। यानी प्रधानमंत्री के UAE के दौरे में एहलान मोदी नाम से बड़ा कार्यक्रम हो रहा है। ये कार्यक्रम भारतीय समय के मुताबिक आज रात 8 बजे होगा। एहलान शब्द अरबी भाषा का है। एहलान का मतलब हेलो होता है, यानी एहलान मोदी कार्यक्रम का मतलब हेलो मोदी है। प्रधानमंत्री अपने इसी दौरे में बुधवार को बसंत पंचमी पर भव्य मंदिर का उद्घाटन भी करेंगे। इस मंदिर का निर्माण BAPS यानी बोचासनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था ने करवाया है। ये अबू धाबी में प्राचीन शैली में बना भव्य हिंदू मंदिर है। इसी मंदिर में दर्शनों को लेकर कई बड़ी हस्तियां अभी से वहां पहुंचनी शुरू हो गई हैं। गायक सोनू निगम ने भी इस मंदिर में दर्शन किए और ये मंदिर बनने पर खुशी जताई। मंदिर से बहुत इसका स्थान मैं तो और भी कहूंगा, क्योंकि ये सर्वधर्म समागम का एक बन चुका है और ये इतना अद्वितीय है, इसके सामने कुछ शब्द कहने के लिए है भी नहीं। हमारा सौभाग्य अच्छा है कि हम यहाँ पर इसके दर्शन अभी कर पाए हैं। वैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने इस दौरे के बाद कतर की राजधानी दोहा भी जाएंगे। इस मौके पर उनकी कतर के इमिर शेख तमीम बिन हमाद अल थानी से मुलाकात होगी।
आप समझ रहे होंगे कि इमर का मतलब क्या होता है। आपको बता देते हैं, इमर का मतलब शासक या राजा से होता है। इमिर अरबी भाषा का शब्द है, यानी प्रधानमंत्री मोदी कतर के दौरे में वहां के प्रमुख से भी मिलेंगे। ये मुलाकात ऐसे समय में होगी जब कतर ने पूर्व भारतीय नौसैनिकों को रिहा करके भारत भेज दिया है। जाहिर है प्रधानमंत्री मोदी के यूएई और कतर के ये दौरे वाकई ऐतिहासिक होने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। प्रधानमंत्री मोदी के साथ हिंदू आस्था के लिए कल का दिन बेहद खास होने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी के हाथों कल अबू धाबी का हिंदू मंदिर जो बनकर तैयार हुआ है उसका उद्घाटन होना है। किसी इस्लामिक देश में बना ये सबसे भव्य मंदिर है। यहाँ न केवल लोगों को हिंदू आस्था के दर्शन होंगे बल्कि भारत की संस्कृति की झलक भी यहाँ चप्पे चप्पे पर नजर आएगी। प्रधानमंत्री मोदी कल एक भव्य समारोह में अबू धाबी के अक्षरधाम मंदिर का उद्घाटन करेंगे। ये मंदिर संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय कला और संस्कृति का अनूठा केंद्र बनने जा रहा है। यहाँ ऐसी कई व्यवस्थाएं हैं जो खुद में आधुनिक हैं। ये मंदिर अपने वास्तु, अपनी आधुनिकता, अपनी भव्यता की वजह से पहले से ही चर्चा में है। इस मंदिर का शिलान्यास 2018 में हुआ। मंदिर का निर्माण कार्य 19 में शुरू हुआ और बेहद कम वक्त में ये मंदिर अपनी भव्यता के साथ बनकर तैयार है। तो चलिए आपको बताते हैं कि करके कि यूएई में बनकर तैयार जो हिंदू मंदिर है वो खुद में सबसे खास क्यों हो जाता है और इस मंदिर की भव्यता पर दुनिया दंग क्यों है। देखिए, दरअसल अबू धाबी में बनकर तैयार ये मंदिर जो है 800 करोड़ की लागत से बनकर तैयार है और 26 एकड़ में फैला है। मंदिर का शिलान्यास 2018 में किया गया और इसका काम 2019 में शुरू हुआ। ये मंदिर सफेद संगमरमर और गुलाबी बलुआ पत्थरों से बनाया गया है। बिल्कुल बेहद खूबसूरत ये मंदिर की जो दीवारें हैं उनमें रामायण की कथा और शिव पुराण के प्रसंगों को उकेरा गया है। मंदिर की जो दीवार है पर भगवान जगन्नाथ की यात्रा का भी बाकायदा वर्णन है। यूएई में बने अक्षरधाम मंदिर में भारत के रंग भी दिखने वाले हैं। गंगा, जमुना, सरस्वती का संगम भी यहाँ नजर आने वाला है। देखिए, यूएई में बने मंदिर में 7 शिखर बनाए गए हैं जो कि यूएई के 7 अमीरातों को उनको प्रतीक है, उनका प्रतीकात्मक तौर पर उनको बनाया गया। सबसे बड़ी बात यह है कि संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति ने इस मंदिर के लिए जमीन दान दी है। यही नहीं, आने वाले दिनों में मंदिर में बनारस की घाटों जैसी जगह भी दिखाई देगी। गर्मियों में मंदिर की फर्श ठंडी रहे, इसके लिए हाई क्वालिटी के पत्थर का भी इस्तेमाल किया गया है। मंदिर की फर्श पर लाइव सेंसर मशीन भी लगाई गई है जो कि तापमान और मौसम में बदलाव के बारे में आपको बताएगी लगातार। माना यह भी जा रहा है कि अबू धाबी में पर्यटक के लिहाज से ये मंदिर जो है सबसे बड़ा सेंटर बनेगा, यानी मील का पत्थर साबित होगा। इस मंदिर को प्रेम, शांति, सद्भाव की थीम पर तैयार किया गया है जिसकी काफी सराहना भी की जा रही है। और चलिए अब इसके बाद जी बिल्कुल, चलिए अब बात कर लेते हैं बर्फीले मौसम की, जिसकी तस्वीर जहन में आते ही रोम रोम पुलकित होता है। क्यों वैभव? बिल्कुल, देखिए मन रोमांचित हो जाता है, खासकर उन लोगों को जिन्हें बर्फबारी में दिलचस्पी होती है और जो एडवेंचर टूरिज्म को पसंद करते हैं। उत्तराखंड में मशहूर स्की रिजॉर्ट औली इन दिनों जो है स्कीयर्स के लिए बहुत गुलजार हो चुका है। बड़ी संख्या में सैलानी जो हैं औली पर पहुंच रहे हैं। बच्चे बड़े सभी यहां पर जबरदस्त तरीके से बर्फ का आनंद उठाते हुए आपको नजर आएंगे। इनमें बड़ी तादाद ऐसे सैलानियों की है जो औली की बर्फीली वादियों में स्कीइंग के रोमांच का लुत्फ उठाते हुए आपको नजर आएंगे। वहीं हिमाचल के शिमला में भी पर्यटकों की बहार देखने को मिलेगी। बड़ी संख्या में लोग जो है दिलकश मौसम का मजा लेने मॉल रोड में घूम रहे हैं। वैसे भी कल जो है वैलेंटाइंस डे है और आजकल वैलेंटाइन वीक लगातार जारी है, तो काफी कपल्स जो है पहाड़ों पर लगातार पहुंच रहे हैं। ऐसे में पहाड़ जो है पूरी तरीके से पर्यटकों से गुलजार आपको नजर आएंगे। स्कीइंग के शौकीनों के लिए उत्तराखंड का औली इन दिनों किसी जन्नत से कम नहीं है, क्योंकि चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर है। जहां नजर घुमाओ सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आती है। बीते दिनों औली में हुई जमकर बर्फबारी के बाद से सैलानियों का औली पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। आलम यह है कि इन दिनों वहां 3 साल के बच्चे से लेकर
50 साल तक के लोग बर्फ की चादर पर रोमांचक खेलों का मजा लेते दिख जाएंगे। मुझे ऑलमोस्ट 8-10 साल हो गए औली आते हुए, और हर बार मैं GMBN के जो कोर्स होते हैं उसके लिए आता हूँ। बेस्ट पार्ट ये है कि सब कुछ ऑर्गेनाइज रहता है, रहने, खाने, स्की इक्विपमेंट, इंस्ट्रक्टर्स जो सबसे बेस्ट हैं, और स्की लिफ्ट सब बिल्कुल अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज रहता है। वहीं दूसरी तरफ जबरदस्त बर्फबारी के बाद औली की रंगत निखरने से पर्यटन कारोबार को मानो 4 चांद लग गए हैं। यहाँ पे जो है फरवरी 1 तारीख को यहाँ पे स्नोफॉल हुआ है। उसके बाद जो है कम से कम 8 से 1.5 फीट के आसपास, और उसके साथ ही हमारे 3 डेज, 7 डेज और 14 डेज के कोर्सेज चालू हुए हैं सर 7 तारीख से। तो जिसमें से अभी 10 प्रशिक्षणार्थी हमारे यहाँ पे प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। औली की तरह पहाड़ों की रानी शिमला भी सैलानियों से गुलजार है। माल रोड पर सैर सपाटे पर निकले पर्यटक इस खूबसूरत मौसम को एंजॉय करते दिख जाएंगे। हालांकि शनिवार से हिमाचल का मौसम रंग बदल सकता है, जिसका असर भी अभी से दिखने लगा है। शिमला में काले बादलों का डेरा जमने लगा है। मौसम विभाग की माने तो 17 से 20 फरवरी तक हिमाचल के ऊंचाई वाले इलाकों में फिर बर्फबारी हो सकती है। 19 तारीख को पूरे प्रदेश में जो हमारे प्लेन के डिस्ट्रिक्ट भी हैं, जैसे ऊना है, तो वहाँ पे भी मतलब बारिश देखने को मिल सकती है। और ये जो स्पेल है जो 17 तारीख से मतलब शुरू होगा, ये 20 तारीख तक रहेगा। और इसके साथ देखिए जो हमारे जो डिस्ट्रिक्ट है, स्पेशल चंबा है, लाहौल स्पीति, कुल्लू, किन्नौर और इवन शिमला की जो हायर बेल्ट है, वहाँ भी मॉडरेट स्नोफॉल होने की संभावना बनी रहेगी इसी दौरान। अब जब पहाड़ों पर बर्फ गिरेगी तो मैदानी इलाकों तक शीतलहर से कपकपी छूटनी लाजमी है। ऐसे में एक बार फिर लोगों को कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ सकता है। औली से कमल नयन सिलोड़ी और शिमला से विकास शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आप दिल्ली NCR में रहते हैं तो आज का जो दिन है वो आपके लिए इम्तिहान का दिन है। किसानों ने दिल्ली कूच की तैयारी कर ली है। तमाम पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसान जो है दिल्ली आने वाले हैं, और किसानों को मनाने के लिए कल करीब 5 घंटे लंबी वार्ता चली, मीटिंग चली। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और अर्जुन मुंडा इस बैठक में शामिल थे, लेकिन आपको बता दें ये वार्ता जो है विफल साबित हुई, जिसके बाद किसान संगठनों ने दिल्ली चलो का ऐलान कर दिया। किसानों के आंदोलन से पहले दिल्ली पुलिस हाई अलर्ट पर है। पुलिस ने जो है दिल्ली के बॉर्डर को पूरी तरीके से सील कर रखा है। बात चाहे गाजीपुर की हो, टिकरी और सिंधु बॉर्डर, या फिर तमाम जो इलाके हैं वहां पर बैरिकेडिंग और लोहे के जो कटीले तार हैं उनको लगाकर सुरक्षा के तमाम इंतजाम किए गए हैं। इसके साथ ही आपको बता दें पुलिस ने सुरक्षा के देखते हुए राजधानी में धारा 144 भी लागू कर दी है। गाजीपुर, सिंधु, शंभू, टिकरी समेत सभी जो बॉर्डर है उनको छावनी में पूरी तरीके से तब्दील कर दिया गया है। बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है। वहीं पुलिस ने भी साफ कर दिया है कि किसानों की आड़ में उपद्रवियों ने अगर कानून व्यवस्था में खलल डाली या हाथ में लेने की कोशिश की तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। और उनको बयां करती ये तीनों तस्वीरें आपको बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात, सुरक्षा घेरा देखने को मिलेगा और बड़ी संख्या में बैरिकेडिंग भी नजर आएगी। किसानों का मार्च दिल्ली की तरफ कूच कर रहा है। कल देर रात तक जिस तरीके से केंद्रीय मंत्रियों के साथ किसानों की बैठक हुई वो बेनतीजा निकली, और उसके बाद अब किसान दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। और ऐसे में किसानों को दिल्ली आने से रोकने के लिए पूरा दिल्ली पुलिस और प्रशासन, अर्धसैनिक बल हाई अलर्ट पर है। हम इस वक्त मौजूद हैं NH-1 पर, जो कि सिंघू बॉर्डर पर है, और आप तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो पुलिस ने इंतजाम किए हैं वो इस तरीके से किए गए हैं ताकि किसान जो है वो दिल्ली के अंदर एंटर जो है वो ना कर सके। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो नेशनल हाईवे से जैसे ही आप एंटर करते हैं सिंघू बॉर्डर की तरफ, पैरामिलिट्री फोर्सेस यानी अर्धसैनिक बलों की एक टुकड़ी को जो है वो यहाँ पर तैनात किया गया है। इसके साथ साथ हर जगह पर आपको बैरिकेडिंग ही जो है वो नजर आएंगी। अलग अलग स्तर की बैरिकेडिंग जो है वो यहाँ पर की गई है। सबसे पहले कंक्रीट के इस तरीके के बैरिकेड्स जो है वो रखे गए हैं। अगर किसान आगे आते हैं तो उनको इस हडल का पार करना पड़ेगा। और उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे किस तरीके से नुकीले तार और सरिये जो है वो यहाँ पर बिछाए गए हैं। और इसके बाद बैक टू बैक अगर आप देखेंगे तो बड़े स्तर पर यहाँ पर पुलिस की बैरिकेडिंग जो है वो यहाँ पर रखी गई हैं ताकि किसान हर हाल में उनको दिल्ली आने से
रोका जाए। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि सड़क के दोनों तरफ अगर आप देखेंगे तो इसी तरीके के हडल्स और इस तरीके के बैरिकेडिंग जो है वो फिलहाल दिल्ली पुलिस की तरफ से किए गए हैं। इसके अलावा अगर किसान नीचे के रास्ते से अगर दिल्ली में एंटर करने की कोशिश करते हैं तो वहां पर भी इसी तरीके का इंतजाम जो है वो फिलहाल पुलिस बल की तरफ से किया गया है। पहले आपको कंक्रीट के बैरिकेड मिलेंगे, उनको पूरी तरीके से आरसीसी से फिक्स किया गया है। नुकीले तार आपको जो है वो यहाँ पर नजर आएंगे बैरिकेडिंग के ऊपर। साथ ही साथ यहाँ पर बैरिकेड्स किए गए हैं। उसके बाद लोहे के बड़े बड़े कंटेनर जिनमें मिट्टी जो है वो भरी गई है ताकि किसान इसको खिसका ना सके। इस पूरे रूट पर बड़े बड़े कंटेनर्स को तैनात किया गया है। मकसद ये है कि पिछली बार जब किसान दिल्ली के अंदर एंटर करे थे 2020 के अंदर, उस वक्त किसानों और पुलिस के बीच में काफी ज्यादा गहमागहमी हुई थी और पुलिस ने जितने इंतजाम किए थे उनको भी किसानों ने पूरी तरीके से हटा दिया था और आगे दिल्ली तरफ बढ़ने की कोशिश की थी। और पुलिस नहीं चाहती है कि सुरक्षा में किसी प्रकार की कोई चूक हो और इसीलिए दिल्ली पुलिस ने इस बार बेहद खास इंतजाम जो है वो किए गए हैं। और इस पूरे रूट पर आपको इसी तरीके की मल्टीपल लेयर की बैरिकेडिंग जो है वो नजर आएगी। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो डीसीपी, एसीपी, तमाम अधिकारी जो हैं वो हर चेक पोस्ट पर इस तरीके के बैरिकेडिंग्स पर जो है वो तैनात रहेंगे। उनके साथ साथ अर्धसैनिक बल की टुकड़ियां भी यहाँ पर तैनात रहेंगी ताकि किसानों को दिल्ली आने से हर हाल में रोका जा सके। कैमरा पर्सन जगन्नाथ के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली। एक तरफ किसान है जो दिल्ली कूच की जिद पर अड़े हैं, तो दूसरी तरफ पुलिस है और पुलिस के लिए चुनौती ये है कि किसानों को अब की बार हरियाणा में एंट्री नहीं देनी है। लिहाजा शंभू बॉर्डर पर इंतजामात कैसे हैं, सबसे पहले पुलिस की ये तस्वीर देखिए जो पिछले 24 घंटों से शंभू बॉर्डर पर डटी हुई है। और डटी किस तरीके से हुई है, जरा कैमरे को अगर मैं थोड़ा आगे ले जाऊं तो तस्वीरें आप देखिए। 6-6 फुट ऊंची सीमेंट की दीवारें खड़ी की गई हैं, लोहे की कीलें बिछाई गई हैं और उसके बाद वज्र वाहन तैनात किए गए हैं। इतना ही नहीं, कैमरे को थोड़ा सा अगर घग्गर नदी की तरफ करूं तो अब की बार नदी में भी पुख्ता इंतजामात किए गए हैं। नदी को पूरे इस तरीके से खोदा गया है कि किसानों के ट्रैक्टर भी यहां पर ना जा सके। अगर हरियाणा की ही बात करें तो हरियाणा के ज्यादातर जिलों में धारा 144 लगाई गई है, इंटरनेट बंद किया गया है और खेलों के लिए जो स्टेडियम बने हैं उनको अस्थायी जेलों के रूप में तब्दील कर दिया गया है। कुल मिलाकर एक तरफ पुलिस ने ड्रोन से टीयर बम गिराने की प्रैक्टिस की है तो दूसरी तरफ पंजाब के किसानों ने भी नदियों से कैसे निकलते हैं इसकी पूरी तैयारी की है। कुल मिलाकर हालात इस तरीके के बने हुए हैं, एक तरफ तनाव है तो दूसरी तरफ टकराव भी बनने की स्थिति यहां पर बनी हुई है। कुल मिलाकर अगले 24 घंटे हरियाणा से लेकर पंजाब और दिल्ली तक तनावपूर्ण रहेंगे। कैमरामैन गुंजीत कुमार के साथ सतेंद्र चौहान, शंभू बॉर्डर। किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने सिर्फ बॉर्डर्स पर ही सुरक्षा के व्यवस्था के इंतजाम नहीं किए हैं, बल्कि शहर के अंदर भी पुलिस ने तमाम इंतजाम किए हैं। दरअसल 26 जनवरी 2021 के दिन जो कुछ आईटीओ से लेकर के लाल किले और इसके अलावा दिल्ली के तमाम हिस्सों में जो हंगामा हुआ था उसके मद्देनजर पुलिस ने ये व्यवस्था की है। आप देखिए आईटीओ चौराहे की ये तस्वीरें, क्रेन, बड़े बड़े यहाँ पर आपको तमाम कंटेनर्स नजर आएंगे। ये इसलिए रखे गए हैं कि अगर किसान दिल्ली के बॉर्डर पर पहुंचते हैं और किसी तरीके से सिक्योरिटी को ब्रीच करके बैरिकेड तोड़ते हुए वो अगर दिल्ली के अंदर दाखिल होते हैं तो उन्हें कैसे रोका जाएगा। इन कंटेनर्स को बीच में रखा जाएगा। डंपर आप देखिए यहाँ पर कई सारे इस तरीके के डंपर जगह जगह आपको नजर आएंगे। बसें खड़ी की गई हैं, इनके अलावा आप मिट्टी और रेत के भरे बोरे नजर आएंगे। दरअसल इन सारी चीजों को इसलिए रखा गया है कि अगर किसान किसी भी परिस्थिति में राजधानी के अंदर अगर दाखिल होते हैं तो उन्हें कैसे जगह जगह पर इस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था के साथ रोका जाए। पुलिस के अलावा पैरामिलिट्री फोर्सेज की जवानों की तैनाती की गई है और कंट्रोल रूम बनाया गया है। उस कंट्रोल रूम लगातार जो बॉर्डर पर जो पुलिस मौजूद है और जो तमाम दिल्ली के अंदर पुलिस मौजूद है उनके बीच कोऑर्डिनेशन बनाकर रख रहा है। कैमरामैन मृदुल के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली।
तो हमारे संवाददाताओं की रिपोर्ट आपने देखी कि किसानों के दिल्ली कूच को देखते हुए किस तरह दिल्ली बॉर्डर्स को सील कर दिया गया है। अगर आप बॉर्डर वाले इलाके में रहते हैं तो खासी सावधानी आपको बरतनी होगी। इतना ही नहीं, दिल्ली के अंदर भी कुछ रास्तों को बंद किया गया है तो कई रास्तों को डाइवर्ट भी किया गया है। बिल्कुल, चलिए आपको बताते हैं कि क्या क्या ताजा हालात आपको देखने को मिलेंगे। अगर इस वक्त की हम बात करें, दिल्ली को हरियाणा और उत्तर प्रदेश से जोड़ने वाले जो सभी बॉर्डर हैं उनको सील कर दिया गया है। अगर आप हरियाणा से सिंघू बॉर्डर होते हुए दिल्ली आ रहे हैं तो थोड़ा ज्यादा समय आपको निकालना होगा। दरअसल सिंघू बॉर्डर के आसपास जो है ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया गया है। सिंघू बॉर्डर पर सभी कमर्शियल वाहनों की आवाजाही पर पूरी तरीके से प्रतिबंध। बिल्कुल, गाजियाबाद की यूपी गेट पर भी बैरिकेडिंग कर दी गई है और आवाजाही पर पाबंदी है। सिंघू और टिकरी बॉर्डर पर भी पुलिस ने सुरक्षा सख्त कर दी है। ड्रोन से वहां निगरानी रखी जा रही है। बिल्कुल, देखिए अप्सरा, भोजपुर, चिल्ला और बदरपुर बॉर्डर पर चौकसी कड़ी कर दी गई है। दिल्ली से सटे अगर हम बात करें कापड़खेड़ा और महरौली और बिजवासन और अगर हम नजफगढ़ की बात करें, उन रास्तों पर भी बैरिकेडिंग तमाम है। अगर आप दिल्ली से चंडीगढ़ जाना चाहते हैं तो आपको बता दें कि हाईवे का रूट डाइवर्ट भी कर दिया गया है। अंबाला और पंजाब से आने वाले रास्तों पर भी ट्रैफिक बंद रहेगा। दिल्ली से चंडीगढ़ जाने के लिए अलग रूट की व्यवस्था की गई है। जाहिर सी बात है कि अगर आपको बॉर्डर पार करना है दिल्ली एनसीआर से बाहर तो आपको थोड़ा वक्त निकालना होगा। अब बात कुछ दूसरी खबरों की कर लेते हैं। दुनिया भर में 40% पेड़ केवल कागज बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं और आपको बता दें कि यहाँ यही वजह है कि पूरे विश्व में पेड़ों की जो कटाई है उससे पर्यावरण की जो समस्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन अब इसका हल मिल चुका है। जयपुर की एक बेटी ने अपने पिता के साथ मिलकर इसका हल ढूंढ कर निकाला है और इसकी इस कोशिश से कागज बनाने के लिए पेड़ों को काटना नहीं होगा बल्कि गाय का गोबर इस्तेमाल हो रहा है। क्या कुछ खास है इस रिपोर्ट में, देखिए। अलग अलग डिजाइन के ये शादी के कार्ड एक खास मैसेज दे रहे हैं, जैसे इनकी खुशबू से हमारा सदियों का नाता हो। अब जरा विघ्नहर्ता गणपति की इस नायाब मूर्ति को देखिए। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये मूर्ति और शादियों के कार्ड गोबर से बनाए गए हैं। राजस्थान के जयपुर में रहने वाली जागृति शर्मा ने अपने पिता के साथ मिलकर गाय के गोबर से कागज तैयार किया, जिससे ये सब आइटम बनाए गए हैं। मतलब एक ऐसा स्टार्टअप जहां कागज बनाने के लिए पेड़ नहीं बल्कि गाय का गोबर ही काफी है। ये लोग गाय के गोबर से शादी के कार्ड, लिफाफे और डायरी समेत 100 तरह के प्रोडक्ट बनाते हैं। जब ये पेड़ कटने से बचेंगे, क्योंकि हमारे कागज में 0.01% भी हम लोग पेड़ या पेपर काम में नहीं लेते। हमारा पूरा पेपर जो है ये वेस्टेज से तैयार होता है। इसमें गोबर है, गोमूत्र है, कॉटन की वेस्टेज है। केवल हम इसे ये तैयार करते हैं, तो उससे देखिए कि पर्यावरण बचेगा। साथ ही साथ जब गोबर बिकने लगेगा तो किसान की आय बढ़ेगी, ग्रामीण रोजगार की व्यवस्था होगी और जब ये प्रोडक्ट जब तैयार होकर के जब बाजार में आएंगे तो ये शहरों में बिकेंगे। तो शहरों में बिकेंगे तो जो पढ़े लिखे लोग हैं वो भी इससे एक आमदनी एक उनकी होगी। गोबर से शादी के कार्ड बनाने के लिए ये लोग किसानों से गोबर खरीदते हैं। बदले में 1 किलो गोबर के 10 रुपए किसानों को देते हैं और फिर इसी गोबर से रोजाना 3000 शीट कागज का उत्पादन होता है। हमने देखे कि गाय के गोबर से हमने कागज बनाया, उसे जो हमने ये जो कागज बनाया उससे देखे कि गाय माता तो स्वावलंबी बनेगी, क्योंकि हम लोग जो उसके लिए गोबर खरीदते हैं हम 10 रुपए केजी गीला गोबर लेते हैं। मुझे नहीं लगता देश दुनिया में कोई भी होगा जो 10 रुपए किलो गोबर खरीदता होगा। तो हमारे जो भी प्रोडक्ट बनते हैं उसके लिए हम लोग जो गोबर लेते हैं हम 10 रुपए केजी गीला गोबर खरीदते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि गोबर से कागज बनाने में कई तरह के बीजों का इस्तेमाल किया गया है और यही बीज इस प्रोडक्ट को सबसे अलग बनाते हैं। कार्ड है ना, देखते हैं अरे यार कल अपने को जाना है, ये है वो है, और वो फाड़ के फेंक देते हैं, यार रद्दी में डाल दिया। तो वो चीज है ना हमारे इस पे नहीं होगी, क्योंकि हमने इसमें बीज भी डाले हैं और वो बीज से अपन पौधे भी उग जाएंगे। ये पहल पर्यावरण के साथ साथ किसानों के लिए भी फायदे का सौदा साबित हो रही है, जिसे आने वाले वक्त में और विस्तार मिलने की उम्मीद है। जयपुर से विशाल शर्मा, गुड न्यूज टुडे।
कल यानी बुधवार को बसंत पंचमी का दिन है। इस दिन ज्ञान की देवी सरस्वती की उपासना की जाती है। इस मौके पर आज हम आपको मां सरस्वती के एक ऐसे मंदिर के दर्शन करवाएंगे जहां मां सरस्वती द्वादश रूप में विराजमान है। माता के द्वादश रूपों का दर्शन करने के लिए देश ही नहीं विदेशों से भक्त यहां पहुंचते हैं। मां सरस्वती ज्ञान और भाव की प्रतीक है। उनके हाथ में पुस्तक ज्ञान का प्रतीक है और माला भक्ति का। बसंत पंचमी पर ज्ञान की देवी माता सरस्वती की विशेष पूजा अर्चना की जाती है और ऐसी ही तैयारियां शिव की नगरी काशी में भी चल रही है। शिव की नगरी काशी में माता सरस्वती का एक बहुत खास मंदिर है जहां उनके द्वादश रूपों की पूजा होती है। ये मंदिर वाराणसी में स्थित संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय परिसर में बना हुआ है। 2.5 दशक पहले स्थापित हुए इस मां भाग्य देवी के मंदिर का काफी महत्व है। हमारा प्राइम फोकस जो है वो पढ़ाई है और विद्या देवी उन्हीं की देवी मानी जाती हैं। तो यहाँ पे आना मतलब बहुत एक शांति का माहौल मिलता है हमें। पूरे दिन से एक एकेडमिक वर्क करके आने के बाद ऐसा लगता है जैसे एकदम पीस वाले एनवायरनमेंट में हम आ गए हैं। जिस समय आया था यहाँ पर उस समय की जो मेरी मतलब बुद्धि थी और इस समय में काफ़ी परिवर्तन हमें ऐसा एहसास हो रहा है कि हमें खुद एहसास हो रहा है कि जो है परिवर्तन लग रहा है। तो हम नित्य जो है यहाँ पर आते हैं और उसका फल भी जो है हमें मिलता रहता है। इन द्वादश विग्रहों के अलग अलग नाम हैं जिनमें सरस्वती देवी, कमलाक्षी, जया, विजया, सारंगी, तुम्बरी, भारती, सुमंगला, विद्याधरी, सर्वविद्या, शारदा देवी और श्रीदेवी हैं। संस्कृत स्टूडियो में द्वादश सरस्वती अपने हर एक सरस्वती का नाम है। जय विजया देवी, शारंगी देवी, तुमरी देवी, जया देवी, ये हर विद्या की देवी का अपना अध्ययन केंद्र है। बच्चे संपूर्णानंद में जब आते हैं आचार्य शास्त्री वर्णन, तो वाग्देवी मंदिर का एक ऐसा गठन किया गया कि बच्चे भगवती का आराधना करने के बाद अपना पठन पाठन शुरुआत करें और यहाँ से वो द्वादश ज्योति भगवती का दर्शन के उपरांत, पूजन के उपरांत अपने अध्ययन अध्यापन में लग जाते हैं। दावा है कि ऐसे द्वादश विग्रह उत्तर भारत में कहीं और नहीं है। इतना ही नहीं, ज्ञान की देवी का ये मंदिर दक्षिण भारत शैली में बना है। वाराणसी से रोशन जसवाल, गुड न्यूज टुडे।